मझधार है भंवर है कि पास है किनारा, नास आ रहा है या सौभाग्य का सितारा, कोई नहीं बताता कश्ती किधर चली है। वंदे मातरम दोस्तों, अभी तक हमने ये जाना कि हम जितने मिशनों को अंतरिक्ष में भेजते हैं वे सब रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में जाते हैं। अब हम ये जानते हैं कि रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं। रॉकेट अंतरिक्ष में जाते हैं न्यूटन नाना जी के गति के जो सिद्धांत हैं, उनके जो तीसरा सिद्धांत है न्यूटन की गति का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके आधार पर रॉकेट अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। तो आज हम जानते हैं क्या है वो सिद्धांत। 1687 में न्यूटन नाना जी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था प्रिंसिपिया, जिसमें कि उन्होंने 3 गति के नियम दिए। भौतिक विज्ञान के आधुनिक पितामह कहते हैं न्यूटन को। पहला गति का नियम क्या है? न्यूटन की पहली का गति का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील अवस्था में रहेगी, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो वो रुकी हुई अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो यहीं से निकलता है कि जड़त्व का नियम, और इसीलिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व किसे कहते हैं? जड़त्व का मतलब होता है जड़ हो जाना। जड़ का मतलब यह नहीं कि बस रुक जाना। जड़ हो जाने का मतलब यह है कि यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो बस गति ही करती रहेगी वो, और रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए हमने अंतरिक्ष में कोई चीज़ छोड़ दी है तो वो चलती रहेगी बिना रुके बिना थके, जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं। तो वह भी क्या है? जड़त्व, इनर्शिया। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल रखी हुई है तो रुकी हुई होगी जब तक हमने उसको किक नहीं मारी, तो ये क्या है? जड़त्व। जब तक किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तन न किया जाए। कुल मिलाकर अवस्था परिवर्तन का विरोधी क्या है? इनर्शिया, जड़त्व है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा भी ज्ञात होती है, द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स। बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो कि वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला देता है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड अपने स्थान पर स्थिर है, मैं इसको उठाऊंगा तो मैंने क्या किया? बल का प्रयोग किया है, इसकी अवस्था को परिवर्तन कर दिया। अभी क्या है? ये जड़त्व की अवस्था में है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है। एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल के आधार पर पूछेगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या चीज़ है? सबसे पहले आपको डेफिनेशन ध्यान रखनी है। डेफिनेशन क्या कहती है? बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है। अब एग्जाम्पल, जैसे हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और जब गाड़ी अचानक चलना शुरू करती है तो हम पीछे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सर रुकी हुई अवस्था में होता है और अचानक गाड़ी चलती है तो शरीर को भी फिर गति मिलती है। फिर जब गाड़ी लगातार चल रही है, अचानक ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम अचानक गाड़ी तो रुक जाती है लेकिन हम आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति चलती गाड़ी से उतरता है, चलती ट्रेन से उतरता है, तो अगर चलती ट्रेन से उतरते ही सीधे रुक जाए तो गिर जाएगा। जैसे हम मान लीजिए चलती बस से उतरते हैं तो थोड़ा हम बस के साथ दौड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? व्यक्ति धीरे धीरे अपनी गति को विराम देता है, क्योंकि उसका शरीर भी चलती अवस्था में था, धीरे धीरे वो अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल इसके होते हैं। एक एग्जाम्पल और है, बस का एग्जाम्पल देखा हमने, रुकने का, चलने का, उतरने का। फिर जैसे मान लीजिए कंबल है, हम एक डंडे से कंबल को पीटते हैं, कंबल तो अपने स्थान से हट जाती है और धूल के कारण स्थिर रहता है और नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो कंबल को डंडे से पीटकर धूल गिराने का जो है वह भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए पेड़ पर फल पके हुए हैं, हमने पेड़ की टहनी को हिलाया, तो टहनी को तो हमने गति प्रदान की, लेकिन इसके फल क्या अपने स्थान पर रुके हुए हैं, उन पर कोई बल नहीं लग रहा है और अपना नीचे की तरफ फल गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है, परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्पल। दूसरा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? दूसरे नियम को जानने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज़ जाननी पड़ेगी, वह है संवेग। संवेग किसे बोलते हैं? वेग। वेग मतलब वेलोसिटी, गति। वेग जब वेग के साथ जुड़ा होता है द्रव्यमान, ठीक है, उसे हम कहते हैं संवेग। मान लीजिए हमने 1 किलो का पत्थर फेंका और 10 किलो का पत्थर फेंका, तो 10 किलो का द्रव्यमान ज़्यादा है, 1 किलो का कम है, तो संवेग 10 किलो का पत्थर का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि संवेग किसे कहते हैं? जब वेग के साथ साथ गुणा कर देते हैं हम द्रव्यमान का। यही क्या है? द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? द्रव्य मतलब पदार्थ, मान मतलब उसकी मात्रा। ठीक है, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड में जो सफ़ेदी लगी हुई है, ये किनारे पट्टियाँ लगी हुई है, ठीक है, इसके अंदर लकड़ी लगी हुई है, ये सब जो कुछ भी मिल जाएगा वो सब क्या कहलाएगा? इसका द्रव्यमान। पदार्थ का मान कितना है, दैट्स कॉल्ड मैस, द्रव्यमान। और इसमें वेग जुड़ जाएगा, दैट्स कॉल्ड संवेग या मोमेंटम। दूसरा गति का नियम क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर उतनी ही होगी जितना कि आरोपित बल होगा।
ठीक है। और बल की दिशा में एग्जाम्पल सबसे पहले आपको दिखाऊंगा, तब जाकर परिभाषा समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं और हमारे पास गेंद आती है, हम गेंद को कैच करते हैं इस तरह से, ठीक है। गेंद को कैच किया हमने, तो क्या किया, हमारे पास गेंद आ रही थी, ठीक है। हमने उसके संवेग को रोकने का प्रयास किया, ठीक, संवेग को रोकने का प्रयास किया, उस पर हमने बल लगाया, तो संवेग उसी गति से रुकेगा जिस गति से हमने उस पर बल आरोपित किया, और किस दिशा में, बल की दिशा में, ठीक है। तो बस यही नियम है। दूसरा नियम, संवेग में जो परिवर्तन होगा वो आरोपित बल के समान होगा, और जो हम बल लगाएंगे उसी दिशा में होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे हम क्रिकेट की गेंद को पकड़ते हैं, इस तरह से हाथ पीछे करके पकड़ते हैं। गाड़ी का शॉकर होता है, जैसे जो बस और जो टैक्सी वगैरह होती है, जब वो गड्ढों में गुजरती है तो उसके नीचे शॉकर लगे हुए होते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जब हम गड्ढों से गुजरेंगे तो संवेग बदलेगा, संवेग बदलेगा तो हमें झटके लग सकते हैं। उसको कम करने के लिए गाड़ी में इस तरह से शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं। जो हल्की गेंद होती है उसको पकड़ना आसान होता है, क्यों, क्योंकि उसका संवेग कम होगा, क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है। जो बड़ी गेंद है उसको पकड़ना थोड़ा कठिन होगा, क्यों, क्योंकि उस बड़ी गेंद का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका संवेग भी ज़्यादा होगा, संवेग जब ज़्यादा होगा तो हमें पकड़ने में दिक्कतें आएंगी। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, परीक्षा में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो दूसरी गति की परिभाषा क्या बनी, संवेग परिवर्तन उतनी जितना ही आरोपित बल, और बल की दिशा में। अब देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि हर क्रिया के विपरीत दिशा में और उसके बराबर एक प्रतिक्रिया होती है, और जो प्रतिक्रिया होती है वो दूसरी वस्तु में होती है, ठीक है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों एक ही वस्तु में नहीं होती है, बल्कि अलग अलग वस्तु में होती है। गोली की चलने की क्रिया बंदूक में होगी तो प्रतिक्रिया का झटका हमारे हाथ पे लगेगा, ठीक है। तो हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है जो कि उसके बराबर ही होगी, विपरीत दिशा में होगी और अलग अलग वस्तुओं में होगी। जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं, जैसे हम नौका, जब नौका चलाई जाती है, आपने पिक्चरों में देखा होगा, तो उसका चप्पू चलाया जाता है। हम आगे की तरफ जाएंगे तो चप्पू पीछे की तरफ चलेगा, जब चप्पू पीछे की तरफ चलेगा तो वो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पैदा करेगा, ठीक है। जब बंदूक की गोली चलाई जाती है तो बंदूक को इस तरह से दबा के चलाया जाता है ताकि झटका लगे तो हम पे न लगे। एक हमारे साथ एक लड़का था एनसीसी में, तो वो जब बंदूक चला रहा था तो उसने बंदूक यहाँ पर रख के चलाई, तो उसका शोल्डर क्या हो गया, हट गया, अपना स्थान से डिसलोकेट हो गया, ठीक है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तीसरा, जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है वो भी न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत पे काम करता है। इसके अंदर ईंधन भरा जाता है जिसको कि हम प्रणोदक बोलते हैं। उसके बाद क्या करता है, प्रणोदक नीचे की तरफ बल लगाता है और अग्नि पैदा करता है। उसके विपरीत क्रिया के फलस्वरूप रॉकेट अनंत आकाश में चला जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन एग्जाम में आया था, हम जो धरती पर सीधे खड़े रहते हैं उसमें न्यूटन की गति का कौन सा नियम काम कर रहा है, दैट इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि पृथ्वी हमें अपनी ओर खींच रही है और हम इसके विरुद्ध सीधा खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, और जब हम लुढ़क जाते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो ये न्यूटन की गति कुछ एग्जाम्पल हैं, और परीक्षा में हमेशा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल कभी गलत नहीं होंगे। वंदे मातरम।